अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो वेलकम बैक हमारे प्रॉपर्टी कचहरी के एक नए एपिसोड में। तो मैं हूं आपका होस्ट और जैसे कि यूजुअल हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है और साथ में हमारे साथ दो बड़े हमारे अहम गेस्ट हैं। एक तो हमारे हैं साकिब नासिर साहब, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी के एडवाइजर करते रहते हैं, हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं। और दूसरे हैं आफतों की आफत फ़िरौन के छोटे भाई अकरम ठेकेदार साहब। अस्सलाम वालेकुम अकरम ठेकेदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। वालेकुम अस्सलाम। अज मिनाज साहब अज होट्स जो रखा तुसा माशाल्लाह अज बेकन दा मुंह जिवें खिचली गाजर होंदी। ठेकेदार साहब फिर खुली फाटक अगर मुंह लैके आ गए हो, अपनी ग्रामर तो ठीक कर कहे होट्स की होट्स टिम हॉटन्स बनाते तने मानते तुसी जरा मिनाज साहब होट्स ने इन्होंने पूछा, मैं आख्या अस्सलाम वालेकुम, आदा के बताऊं तो रहंदा पिया। मैं आख्या घर दे की हाल है कि बर्ता करूँ। वाह जी वाह, क्या बात है तेरी। ठेकेदार साहब तुम पता मैं क्यों हंसदा पिया? ठंडी की थी ने को गरम करो यार शहबाज, ठेकेदार साहब जुगते कैसे गरम करें? नीचे चूल्हा रख दें, गरम कर दें जुगते। नहीं है यार, देखिए मेरा गरम करना बना दे वे ठेकेदार। मैं कहना HRS में ठेकेदार साहब नू ना जेड़ा को हफ्ता जेड़ा ना फ्राई पान भी बंद कर रखोगे ताकि गरम हो ना को गरम जुगत कर सकने। नहीं यार शहबाज, कैसे ठेकेदार साहब को फ्राई पैन में बंद कर सकते हैं? फ्राई पैन खुला होता है। ठेकेदार साहब के लिए स्पेशल हमें ना वो लेके आनी पड़ेगी, प्रेशर कुकर में बंद करके रखना पड़ेगा। अच्छा भाई गल है कि चुगत एक चगड़ है, लेकिन बाहर बंदा एडा चगड़ है, जुगत आती ही नहीं है। एडा चबल बंदा है, मारनी तो जुगत चगड़ मारनी इन चगड़ा नहीं आती है। अगो मुँह करके मतलब तू चगड़ मार भाई। ठेकेदार साहब तुसी ते जुगत और चगल और जुगत इन मिक्स कर देती, मिक्स सब्जी बना छोड़ी ने। अच्छा यार शहबाज साहब, तुहानू ये पता है मिक्स सब्जी की होंगी? सारी उम्र तो सारे सियाल पूरा सियाल तो साग खाना है। ए देखो ठेकेदार साहब, मैनू माफ करो, हिना दा पीछे करो। अरे ठेकेदार साहब तो ऐसी चवले मारते ही रहते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं, जिसका नाम है Q&A विद ESM। तो सेगमेंट का आगाज करते हैं और इस सेगमेंट का पहला क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूं सर से कि बता दे। पहला मेरा सवाल है इस सेगमेंट का कि प्रॉपर्टी में जमाबंदी क्या होती है, जरा ये बता दें। जी शहबाज, असल में पटवार खाने में एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर अकदारान ज़मीन मिसल मियादी। अच्छा, अकदारान ज़मीन रजिस्टर, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। अब ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन का एक बंदा मालिक है, लेकिन साल बाद वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है, इंतकाल उसके नाम पे चला जाता है। वो हो सकता है 6 महीने में फिर बेच दे या 2 साल में फिर बेच दे। तो बार बार डाटा चेंज हो रहा है। तो ये जो डाटा चेंज हो रहा है ना, इसको रजिस्टर हकदारान ज़मीन में इसका इंदराज हो रहा है। हर नया मालिक जो आता जा रहा है उसमें उसका रिकॉर्ड इंटर होता जा रहा है। तो इसको हर 4 साल के बाद एक रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट किया जाता है, जिसको जमाबंदी कहा जाता है। हर 4 साल के बाद ये रिकॉर्ड दोबारा से मेंटेन किया जाता है कि इस दौरान क्या हुआ और अभी प्रेजेंट मालिक ज़मीन का कौन है। तो इसको जमाबंदी या पीरियडिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं, ताकि पता चलता रहे, अपडेटेड मामला रहे। अच्छा, अब अगर मैं कानूनन इसकी बात करूं तो ये वेस्ट पाकिस्तान रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड, इसका एक्ट है 1967 का, उसके अंडर ये आता है। और सेक्शन 39 और सेक्शन 41 में इसका मुकम्मल तस्करा किया गया है। इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन हैं इस सेक्शन के अंदर लिख दी गई हैं। तो एक्चुअल में जमाबंदी ये होती है। अगर आप कोई भी फ़र्द की कापी देखें ना, उसके बिल्कुल ऊपर लिखा होता है रजिस्टर हकदारान ज़मीन और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है मिसल मियादी। अच्छा, मिसल मियादी का मतलब पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है। पीरियडिकल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ख़ास पीरियड के अंदर, मतलब 4 साल का ये पीरियड होता है, 4 साल बाद जमाबंदी होती है और नया रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है। और ये हर पटवार खाने में मौजूद होता है। और एक मौज़ा का जो है वो एक पटवार खाना होता है। एक मौज़ा पे एक मौज़ा जो है एक बड़ा गांव भी हो सकता है। एक्चुअली ये एक बड़ा यूनिट है और एक मौज़ा 3-4 गाँव को मिला के भी बनाया जा सकता है। पटवार खाने के अंदर ये सारा का सारा रिकॉर्ड दर्ज हो रहा होता है। सर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और बड़े आसान अल्फाज में आपने समझाया। लेकिन सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये है कि प्रॉपर्टी में मिसले हकीयत किसे कहते हैं? तो मिसले हकीयत जो है ना, ये एक्चुअल में एक बंदे की मलकियत को शो करती है, एक बंदे की ओनरशिप को शो करती है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि एक तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं
और थोड़ी सी शुरू के स्टार्ट में वीडियो देख लेते हैं और बाद में कमेंट्स में आप कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और दूसरा फिर मैं जो भी बता रहा होता हूँ ना, ये एक एक्ट के तहत कानून लॉ जो कहता है उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा होता हूँ। लेकिन अब हम गाँव देहातों में देखें तो एक सुनी सुनाई बातें, लफ्जी बातें चल रही होती हैं जो हमारे आबा अजदाद बुज़ुर्गों ने बताई होती हैं और इसी तरह आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो वो सुनी सुनाई बातें अब जब आप वीडियो देखते हैं तो वो आपके माइंड में वो चीज़ होती है तो आप इसको गलत करार दे रहे होते हैं। हमारी बातें अकॉर्डिंग टू एक्ट, लॉ, ऑर्डिनेंस उनको मद्देनज़र रखते हुए बयान की जाती है। जैसे कि आज मिसले हकीयत पूछी है, सवाल एक आया है, तो मिसले हकीयत का जो आपका एक्ट है ना, ये पाकिस्तान वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये सारा बयान किया गया है मिसले हकीयत को। तो असल में मैं जो है ना एक्ट को कोट नहीं करता, इस डायरेक्ट आपको जो है सवाल का जवाब बता देता हूँ। अभी ये जो पाकिस्तान वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट मैंने बताया, इसके सेक्शन 39 में अगर हम जाते हैं तो आपको ये तमाम मालूमात मिल जाती हैं मिसले हकीयत के बारे में। अब मिसले हकीयत आप एक शख्स की ओनरशिप को शो करती है, मालिक को शो करती है और वो उसका मालिक कहलाया जाता है जब तक कि उसको चैलेंज ना किया जाए, कोई बंदा उसको गलत करार ना दे। अगर कोई बंदा उसको गलत करार देता है तो कि ये मालिक नहीं है तो वो फिर अलग बात है, उसका फिर एक अलग आगे चीज़ होती है, लेकिन एक मलकियत को शो करता है। अभी अगर हम मज़ीद इसके सब सेक्शन 2 में जाते हैं तो उसकी पहली क्लास के मुताबिक ये बात लिखी हुई है सब सेक्शन 2 क्लास A1 में, जो भी ओनर्स हैं, टेनेंट्स हैं या जो भी बेनिफिशरीज हैं, उनकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है, नाम वगैरह दर्ज होते हैं। अब सेकंड अगर हम देखते हैं तो जितने भी ये इसके बेनिफिशरीज हैं उनका इंटरेस्ट रेशो क्या है, मतलब अगर वहाँ पे कोई फसल काश्त हो रही है तो उस फसल में से किसका कितना प्रॉफिट है, कितनी रेशो है। अगर 5 बंदे हैं तो किसी की 15% होगी, किसी की 35% होगी, तो वो इंटरेस्ट रेशो उसके अंदर लिखी होती है। मतलब आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो जो मुनाफा है वो मुनाफे को तहरीर में लिखा गया होता है कि किस शख्स को, किस मालिक को कितना मुनाफा मिलना है। उसके बाद तीसरी चीज़ पे हम आते हैं तो मिसले हकीयत में लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो लिखी होती हैं। अब लाइबिलिटीज़ क्या हैं, अखराजात या टैक्सेस वगैरह, कौन पे करेगा, कितना पे करेगा, ये भी बड़ा क्लियर उसमें लिखा होता है। अच्छा, मज़ीद एक लफ्ज़ यूज़ होता है मज़ारे। मज़ारे मतलब जो उस ना ज़मीन को काश्त कर रहा होता है उस काश्तकार की तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। इसके अलावा डिटेल्स के अलावा उसको कितनी फसल देनी है, मतलब 1 एकड़ फसल, 1 एकड़ ज़मीन से अगर टोटल ये फसल होती है तो उसके हिस्से में कितनी जाएगी, ये पूरी डिटेल्स मुज़ारे की भी लिखी होती हैं। और नाम, बल्दियत और बाकी कास्ट, सब कास्ट जो भी मुज़ारे की है, सारा कुछ इसमें ये दर्ज होता है। इसके बाद फील्ड मैप आ जाता है। फील्ड मैप उसमें लिखा होता है जिसको हम अपनी ज़बान में शजरा किश्तवार भी कहते हैं। वो लिखा होता है जिसको जिस तरह दूध अरबा आजकल रजिस्ट्री में लोग लिख रहे हैं, तो मतलब उस ज़मीन के दाएं कौन है, बाएं कौन है, सामने कौन है, बैक साइड पे कौन है, ये पूरा डाटा उसके अंदर लिखा जाता है। क्योंकि देखिए ज़मीन की जो पहचान होती है ना, अब ज़मीन का कोई ख़ास शक्ल नहीं है, जैसे इंसान की शक्ल होती है, शक्ल से इंसान पहचाना जाता है, या फिर अगर लीगली हम देखें तो एक थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान होता है, उससे मतलब पहचाना जाता है। तो ज़मीन के तो ये मामलात होते नहीं हैं, तो ज़मीन को पहचानने के लिए उसका अदू दरबा होता है, क्योंकि अदू दरबा चेंज नहीं हो सकता, वो वही रहता है, तो उसको फील्ड मैप कहा जाता है। तो उसके ऊपर पूरा फील्ड मैप बना होता है, दर्ज होता है कि जो शो कर रहा होता है लेफ़्ट, राइट और फ्रंट, बैक को, तो ये इसके अंदर लिखा होता है बड़ा क्लियर। इसके बाद शजर नस्ब उसमें पूरा लिखा होता है। शजर नस्ब मतलब जिसको जेनेलॉजिकल ट्री भी कहा जाता है, कि जो ये एक शख्स है उसकी तमाम ऊपर कौन है, उसके वरसान, ये पूरा एक शजर नस्ब भी उसके अंदर दर्ज होता है। अच्छा, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम बड़ा तफसील के साथ लिखा जाता है। मतलब ज़मीन जो सैराब होती है, पानी की पूरी तफसील लिखी जाती है। अगर तो वहाँ पे कुएँ हैं तो कुओं की पूरी तफसील लिखी जाती है। अच्छा, अब कुएँ का तो दौर ख़त्म हो गया, लेकिन पहाड़ी इलाका जहाँ जो हमारे पाकिस्तान के है ना, वहाँ पे आज भी ज़मीनें कुओं से सैराब होती हैं।
अच्छा, अगर कुएं नहीं है तो इरिगेशन सिस्टम उसका जो है नहरी अगर निज़ाम है तो उसकी तफसील लिखी जाएगी कि दिन बना दिए जाएंगे कि कितने दिन किसको पानी मिलेगा, कितना पानी मिलेगा, किस तरह सैराब होगी। तो इरिगेशन की पूरी डिटेल्स इसमें लिख दी जाएगी। इसके अलावा अगर ट्यूबवेल है तो उसका भी डिटेल बना दी जाएगी पूरी कि कितना टाइम किसके लिए चलाया जाएगा, कितना पानी किसको मुहैया किया जाएगा। तो ये ज़मीन को सैराब करने की तमाम डिटेल्स लिखी जाएंगी। उसके बाद फिर शराइत वाजिबुल अर्ज़ का आपने एक लफ्ज़ सुना होगा। शराइत वाजिबुल अर्ज़ ये है कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस, कुछ शराइत उसमें लिख दी जाती हैं कि अगर कल कलां को ये ज़मीन जो है कुछ गवर्नमेंट डिमांड करती है कि हमने यहाँ पे एक सरकारी स्कूल बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनेगा या कोई ग्रिड स्टेशन लगेगा, छोटे पैमाने पे भी ज़मीन गवर्नमेंट डिमांड कर लेती है, बड़े पैमाने पे भी ज़मीन गवर्नमेंट डिमांड कर लेती है। तो उसमें फिर ये एक ना शराइत लिख दी जाती हैं कि उसी परसेंटेज से हर बंदा अपनी ज़मीन देगा। जैसे एक बंदा उसमें 1 मुरब्बा का मालिक है और एक बंदा 2 एकड़ का मालिक है, तो अब 2 एकड़ वाला क्या पूरा 2 एकड़ देगा? नहीं, वो स्पेसिफिक उसी परसेंटेज से अपनी ज़मीन देगा और जो 1 मुरब्बा का मालिक है वो अपनी परसेंटेज से गवर्नमेंट को ज़मीन देगा, ताकि बाद में ये झगड़े ना बने। तो शराइत वाजिबुल अर्ज़ कहा जाता है इसको। तो वो शराइत पहले ही लिख दी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर खसरा गिरदावरी उसके अंदर दर्ज होता है। अब खसरा गिरदावरी जो है ना, इसके एक बड़ा रोल है पोजीशन के हवाले से, कब्ज़ा के हवाले से। मतलब अगर आप पे कोर्ट में कोई केस होता है तो खसरा गिरदावरी अपनी मतलब आप शो करके साबित कर सकते हैं कि मेरा कब्ज़ा इस ज़मीन में, ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और खसरा गिरदावरी एक्चुअल में एक कल्टीवेटर मतलब काश्तकार को शो कर रहा होता है कि ये ज़मीन कौन काश्त कर रहा है और कितने अरसे से काश्त कर रहा है। तो वो एक चीज़ उसके अंदर खसरा गिरदावरी भी दर्ज होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो सेटलमेंट ऑफिसर है ना, वो एक तयन करता है रेवेन्यू का, जो कि इनकम की बुनियाद पे होता है, आमदन की बुनियाद पे होता है कि इससे कितनी आमदन हो रही है। उसकी एक लिस्ट बनती है, उसकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर दर्ज हो जाती है। तो ये एक पूरी डिटेल्स थी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, मिसले हकीयत भी जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो ये एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत अक्सर हमें पड़ती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो मैंने बयान किया समझ आया होगा। मज़ीद अगर नहीं समझ आया, कुछ पॉइंट आपके जहन में सही से नहीं बैठा, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मज़ीद इसको फिर क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। सर, बड़े आसान अल्फाजात में समझाया आपने। यही आपकी अच्छी बात है कि बड़े आसान अल्फाजात में समझाते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को भी समझ आ जाए। एक और सवाल है सर कि वसीयत की तफसीलात और कानूनी हैसियत ज़रा बता दें। वाह शबाज, बड़ा ड्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। अक्सर आजकल हमारे ड्रामों और मूवीज़ के अंदर बड़ा ये एक सीन क्रिएट होता है कि एक बंदे की वफ़ात होती है और अचानक से वकील साहब काला कोट पहना होता और लेके आ जाते हैं, जी रुक जाएं, ये वसीयत की है इस बंदे ने। तो वसीयत का जो है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा रोल है, लेकिन इसके ज़रा कानूनी हैसियत भी बड़ा पता हो और कुछ स्टेप्स ही पता हो एक्चुअल में वसीयत क्या है, किस तरह की जाती है। अच्छा, वसीयत किसी भी चीज़ की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वसीयत करते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो इसलिए हमने ये टॉपिक बीच में शामिल किया वसीयत को। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है, इसके अंदर अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहे तो 1/3 पार्ट की जो है वसीयत कर सकता है, 1/3 से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पूरी की पूरी जायदाद किसी को वसीयत कर दे, नहीं, 1/3 हिस्सा वसीयत में वो कर सकता है। अच्छा, वसीयत एक्चुअल में ज़बानी कलामी नहीं होती, रिटन में होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन बड़ी लाज़िम व मलज़ूम है। अगर एक शख्स किसी को वसीयत करता है कि मेरा ये जो 1/3 हिस्सा है या 1/3 से कम हिस्सा है, ये मैं अपने भतीजे को वफ़ात के बाद मेरे भतीजे को दिया जाए या भांजे को दिया जाए, या कोई भी वसीयत करता है तो उसको पहले रिटन के अंदर लिखेगा, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, उसके बाद उसको पैक करेगा और सील्ड कर देगा। वो सील पैक लिफाफा लेके तहसीलदार के ऑफिस जाएगा, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चला जाएगा, वहाँ जाकर एक बयान हल्फी लिख के साथ में वो लिफाफा जमा करा देगा। अच्छा, सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार उसको रजिस्टर करके जो एक उसके डाटा पड़ा होता है, सील्ड डाटा, उसके अंदर शामिल कर देगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदा फौत हो जाए तो उसकी वसीयत पता कैसे चले। तो इसमें दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो जिस शख्स को उसने अपना वसी बनाया है वो उस वसी की ज़िम्मेदारी है कि आफ्टर डेथ उस वसीयत को दोबारा जो है सबके सामने लाया जाए। अच्छा, अगर उसने कोई वसी बनाए नहीं है, सिर्फ तहसीलदार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड करा के जमा करा दिया वसीयत, तो जब विरासत तकसीम होगी तो विरासत के इंतकाल के लिए वो डाटा जब जाता है तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार के रिकॉर्ड में ऑलरेडी मौजूद होता है कि इस बंदे ने कोई वसीयत भी मेरे पास जमा कराई हुई है। तो तब तहसीलदार वो वसीयत निकालता है और आगे उनको सुनाया जाता है, उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं हो जाती हैं। अब बात दूसरी ये है कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में रजिस्टर्ड नहीं करता वसीयत, आफ्टर डेथ हो सकती है? तो बिल्कुल आफ्टर डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो वसीयत उसने लिखी है दो गवाहान का होना ज़रूरी है। अगर एक बंदे को उसने एक शख्स को वसी बनाया है और रिटर्न में वसीयत लिख के उसके हवाले की है तो साथ में दो गवाह होने चाहिए, क्योंकि जब तहसीलदार के पास ये जाएंगे तो वो दो गवाहान पेश होंगे और उसके बाद भी वो वसीयत रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब एक वाज़ह मैं चीज़ और करता जाऊँ कि जो मसीह बिरादरी है, क्रिश्चियंस और जो हिंदू बिरादरी है, उसके अंदर वसीयत का कंसेप्ट ज़रा और है। जैसे इस्लाम में 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा वसीयत किया जा सकता है, लेकिन जो मसीह बिरादरी है या हिंदू बिरादरी है वो पूरी की पूरी जायदाद, अपनी पूरी की पूरी विरासत वसीयत में लिख के दे सकते हैं। माशाल्लाह सर, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने। और ठेकेदार साहब, मैं दोनों गल दस, वैसे थोड़ी शक्ल है बिल्ले बबल चित खवगाई होती है, लेकिन फिर ही मैं दसना चाहना इस जवाब का थानू बड़ा फायदा होया होगा। और थोड़ी वैसे भी थोड़ी इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, थोड़ी कबर भी लेता है ना, तुसी भी कोई वसीयत वगैरह लिखी है या कोई ना? अच्छा गल है शबाज, गल तू वसीयत ना लेंदा मैं, जे अगर मैं वसीयत की है तो तू बेफिक्र हो जा, तैनू काई बला नहीं लभदी। ठेकेदार साहब, मैं थोड़ी ना वसीयत की लोड़ भी कोई नहीं, सीरीयस गल दसा, थोड़े को कुल मिला के है कि एक मोटरसाइकिल है थोड़े को, ये टापे खैर है नहीं कोई ना, लेकिन तुसी ओदी भी जेडी वसीयत करके पूरे खानदान भी वंडी है। त्रै थोड़े पुत्र, किसी ने तुसी टैंकी दी थी, किसी ने तुसी टायर दे ट्यूब दे देती, कि ट्यूब दी थी, किसी ने तू रिम दे देता, मोटरसाइकिल तुसी सारी वंड छोड़ी है। तो मैंने कहा बच्चे भी कुछ नहीं, इसलिए मैंने नहीं चाहिए थोड़ी वसीयत ना। शहबाज ठेकेदार साहब अजय रत्ता तो रुमाल अजय भी रह गया, उधर वसीयत च जिक्र ही कोई ना। वामी गलती हुई है, रुमाल दा रत्ता हिस्सा जिहड़ा है ना वो वड्डे पुत्र दा ते छिट्टा वाला दुए पुत्र दा। यार बाकी गल तो सही है, जग्गा किदे ना थे। नहीं यार, कमीज का तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नाल जो गवाडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कमीज फौत की तो बाद उन्होंने मिलेगी तो उन्हें टाकी बनानी है दी। शलवार तो फिर भी रह गई है यार। शलवार जी पंजाब एक्सपोर्ट होकर जानी है, खेता ही लानी है ना, जो जानवर भगाना करनी होता ड्राग सोटी तो उल्टी टंगनी है, वो भी समझ पता नहीं थे केड़ा दरिंदा आया हुआ है। शहबाज सर, जो है ना ठेकेदार की चप्पल और जैकेट रह गई है। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ है कि फी सबीलिल्लाह ठेकेदार साहब कुछ भी नहीं लेके जाना, मस्जिद जर्सी चाहिए भी तो उत्थों ही है। पहली गल है कि भाईजान तुसी ए वामिक तो शुरू की ते एंड इत्थे कीता रूसी ट्रैक्टर ते नाल बैठी जेड़ी भेड़ मेंगना वाली और पर नाल पर पहले पासे वेखे बंदा जेड़ा नाल तेरे बिल्कुल असलम दे नाल बैठा है। असलम मतलब वो जेड़ी भुखी जुड़ेल और नाल दे वामिक साहब हैं, वो तू ये दस छोले जिहा मेंगना खावन वालिया मेंगना छोले समझ के खा जाता है। और दूसरी गल है कि मियाँ शहबाज साहब तेरे नाल मतलब ये दसो कि मेरी सुत्थण तक कपड़ गया, कहानी की है तेरी? तू ये दस तेरे बाल ही कट्टे हो जिवें भेड़ मुन्नी हुई होंदी है। ठेकेदार साहब थानू मेंगना तो इलावा गाली को नहीं आ रही कि कितना ने मेंगना तो नशा करके आयो, सिगरेट घोर का पी के आयो, के करके आयो यार? मेंगना ही मेंगना, जिसनो हम भेड़ है, मेंगना वाली भेड़, मैं भी भेड़ ना यार। सिगरेट वाला सस्ता नशा ठेकेदार साहब कदे भी नहीं कीता, डायरेक्ट छिक देने। डायरेक्ट कैसे? ओ मैं दसना ना, वो जिवें हीरोइन नहीं छिक दे इंज करके पाउडर बना देना, तो इंज करके फ्रोन डायरेक्ट। ठेकेदार साहब मेरा ख्याल है जनवार चेंज ही कर लियो, तुसी मेंगना चो बाहर आ जाओ, जेड़ी तुसी जुगत कर रहे हो धड़े दी भारी पै रही है। साडी टीम आज प्रैक्टिस विच है यार। मेंगना वाला पता ही क्यों जिक्र करदा मैं, वामिक तेन प्रैक्टिस करके विखाई है ना, ये मेंगना नो वाकई चरस बना के छिक जाता है। ठेकेदार साहब अच्छा सर, ये सब तो चलता रहेगा। मुझे ना कल मैसेज आया था एक बंदे का, काफ़ी जानने वाले मेरे अजीज़ हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो उसकी जो वाइफ है, यानी जो भाई की बेवा है, उसको उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, या अगर भाई फौत नहीं होता सिर्फ तलाक हो जाए, मतलब इन दोनों की तलाक हो जाए, तो जो उसकी तलाक याफ्ता बीवी है उसको हिस्सा मिलेगा विरासत के अंदर से? अच्छा वामिक, हमारा जो माशरा है ना, इस माशरे में वाकई औरत के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है।
अच्छा, शरीयत भी जहाँ से दिल चाहे ये लोग मोड़ भी लेते हैं। एक्चुअल में अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी जो बेवा है उसका जायदाद में पूरा हिस्सा होता है जितना उसको मिलना चाहिए, 1/8। अगर तो उसकी औलाद है, बेटे बेटियां हैं, तो फिर 1/8 बेवा को मिलता है। अच्छा, अगर औलाद नहीं है, बेटा बेटी कोई भी नहीं है, तो फिर 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा जो है बेवा को मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है माशरे में हमारे एक तफसील खुद ही घड़ ली जाती है कि अगर वो बेवा दूसरी शादी कर लेगी तो उसको जी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर अल्लाह ताला एक मर्द को इजाज़त दे रहा है कि अगर इंसाफ रख सको तो 4 शादियां करो, तो इसी तरह बेवा को भी शादी की इजाज़त है। विरासत से महरूम बेवा हरगिज़ नहीं हो सकती। अगर हस्बैंड उसका फौत हो गया है तो हर हाल में उसको हिस्सा मिलेगा विरासत में। हाँ, अब अगर बेवा नहीं है, हस्बैंड फौत नहीं हुआ, तलाक हुई है, तो तलाक याफ्ता औरत जब तलाक हो जाती है तो फिर वो बीवी नहीं रहती उस शख्स की, तो तलाक याफ्ता को फिर विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उस तलाक याफ्ता खातून से अगर कोई औलाद है तो औलाद को पूरा हिस्सा उसी तरह मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। लेकिन हमारा ये मुआशरा इस औरत के साथ जितना जुल्म करता है, यकीन माने शायद अंग्रेज़ जो है ना इंसानियत में हमसे आगे। कई ज़िंदा मिसालें मेरे सामने ऐसी मौजूद हैं कि भाई फौत हुआ है, पीछे जो उसकी बेवा रह गई है उसको एक धमकी बना के रखी होती है कि अगर दूसरी शादी करोगी तो तुम्हें तो विरासत में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो दिया है वो भी हम वापस ले लेंगे। तो कितनी ख़वातीन मेरी नज़र के सामने मैंने भी देखी हैं, सिर्फ़ इस वजह से आगे शादी नहीं कर पाती। हालांकि जवानी में वो बेवा हुई होती हैं, लेकिन क्योंकि जब उसको कहा जाता है कि विरासत में कुछ नहीं मिलेगा तो वो बेचारी आगे शादी नहीं करती, बैठी रहती है और पूरी ज़िंदगी इसी तरह बेचारी की ख्वार हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। अगर ये ख़वातीन मेरी वीडियो सुन रही हैं और ऐसा कोई इशू उनके साथ है तो इस चीज़ पे लीगली इशू लिया जा सकता है। अगर आप बेवा हैं तो आपको विरासत में से कोई बेदखल नहीं कर सकता, विरासत में से आपको पूरा हिस्सा मिलेगा। हाँ, अगर तलाक हो जाती है तो फिर वो बीवी के ज़ुमरे से निकल जाती हैं, लेकिन औलाद को हिस्सा फिर भी मिलेगा जितना शरीयत के मुताबिक एक मुकर्रर किया गया है। अच्छा सर, ये अभी एक सवाल है मेरे पास कि अक्सर आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी जब कोई आदमी सेल आउट कर रहा होता है तो जो कागजात पे सिग्नेचर करता है तो वहाँ पे जानबूझ के कोई और कर देता है और बाद में मुकर जाता है कि ये तो मेरे हैं ही नहीं, इस तरह फ्रॉड करता है। तो सर कोई सिग्नेचर की वेरिफिकेशन का कोई तरीकाकार है? जी बिल्कुल शहबाज, ये चीज़ बिल्कुल देखी गई है कि अक्सर जो है ना, तुम तो प्रॉपर्टी की बात करते हो कि प्रॉपर्टी सेल करते हुए वो कोई डिफरेंट साइन कर देता है शख्स और बाद में मुकर जाता है। मैंने तो निकाहनामा तक देखा है। मेरी नज़र में एक ऐसा भी केस आया है कि निकाहनामा से एक बंदा मुकर गया कि ये मेरे साइन ही नहीं है, निकाह हुआ ही नहीं है, कुछ इस तरह के इश्यूज़ हुए थे उस फैमिली में, तो एक शख्स मुकर गया। ये प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है अक्सर जो है ना, जो जब एग्रीमेंट किया जाता है, स्टैम्प पेपर लिखा जाता है तो एक्चुअल साइन नहीं करते, कोई ऐसे ही रैंडम साइन कर देते हैं और बाद में इस चीज़ से मुकर जाते हैं कि नहीं जी मेरे तो ये साइन ही नहीं है, ये तो जड़ा है दस्तावेज़ात जो है ये झूठी हैं। तो बिल्कुल ये नहीं है कि वो मतलब बच जाएगा। फ्रॉडेंटल पहलू इस तरह के हो रहे हैं। असल में जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट फिर इसकी पूरी छानबीन करती है। वो जो सिग्नेचर्स होते हैं, सबसे पहले जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ की सिग्नेचर नहीं होते, 2 गवाहान भी मौजूद होते हैं। उन गवाहान को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये साइन इस शख्स ने आपके सामने किए हैं। तो अब गवाहान जो है वो इस चीज़ का इकरार करते हैं, क्योंकि जब भी बयान दिया जाता है कोर्ट के अंदर बयान हल्फी होता है। पहले कुरान पाक पे हाथ रखा जाता है, एक ख़ास किस्म की वर्डिंग है, जो बंदा कुरान पाक पे हाथ रख के उसको रिपीट करता है और उसके बाद फिर उसका बयान लिया जाता है। तो वहाँ पे मुकरने की कोई बंदा मुकर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ईमान की कमज़ोरियाँ हैं, हो सकता है गवाह को ख़रीद लिया जाए और लोग हाथ रख के भी कुरान पाक पे मुकर जाते हैं। तो उसका फिर सेकंड जो है ना ऑप्शन वो अडॉप्ट किया जाता है। राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, राइटिंग एक्सपर्ट को वो साइन दिया जाता है और उसी शख्स की कुछ और तहरीर या एक्चुअल साइन या कुछ तहरीर दी जाती हैं, तो उसको फिर वो मैच करता है अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर। वो फिर रिपोर्ट पेश करता है कि ये जो साइन चेंज किए हैं क्या इसी बंदे की हैंड राइटिंग से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि हमारा जो कानून है ना, ये भी मोल्ड हो जाता है। अगर कानून बिल्कुल इंसाफ के साथ काम करे तो कोई भी फिर बच नहीं सकता।
सिग्नेचर भले कोई और कर दे, एक्चुअल ना करे, रैंडम कर दे, लेकिन वो पकड़ा जाता है राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट में, वो पकड़ा जाता है। राइटिंग एक्सपर्ट जो है ना, वो तो कई पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जिसको मद्देनज़र रख के वो पकड़ लेता है और रिपोर्ट सबमिट कर देता है। तो लेकिन अब कानून को भी अगर इंसाफ के साथ कानून चले तो फिर कोई बच नहीं सकता। इस तरह का फ्रॉड कम अज़ कम नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ESM में जो है आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस के नीचे या आपके जो इनबॉक्स में क्वेश्चन आते हैं तो उनका हम आंसर करते हैं आस्क प्रॉपर्टी विद ESM में। तो चलते हैं आपके आज के जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह उनका आंसर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पहला आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके इंतकाल तमलीक वाली वीडियो जो टिकटॉक पे है, उसके नीचे कमेंट आया हुआ है। कमेंट करते हैं मोहम्मद रियाज खान साहब कि सर अगर किसी के एक बेटी हो और बाकी बहन भतीजियां हों, आया कि वो शख्स सारी ज़मीन एक बेटी को हिबा कर सकता है? इसका जवाब दे दें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर एक शख्स की एक बेटी है और बाकी भाई हैं उस बेटी की या भतीजियाँ हैं, तो पूरी जायदाद वालिद साहब ने हिबा कर दी होगी बेटी के नाम पे। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरी जो जायदाद है ना, वो कोई शख्स हिबा नहीं कर सकता। 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा हिबा किया जा सकता है। और मतलब 100 रुपये अगर जायदाद है तो 33 रुपये एक शख्स हिबा कर सकता है, ठीक है। और अब अगर हिबा कर दिया और वालिद साहब फौत हो गए हैं तो उसको देखिए चैलेंज किया जा सकता है। और जहाँ तक भतीजियों की बात है तो भतीजियों को तो उस वालिद की जायदाद से हिस्सा जाता ही नहीं है। उसको जो जायदाद में भतीजी को हिस्सा जाएगा अपने बाप का जाएगा। अगर बाप पहले फौत हो गया है तो भतीजी को हिस्सा जाएगा नहीं। यहाँ पे ये चीज़ अच्छा, अगर मतलब उसको हिबा को अब चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि एक बेटी के नाम पे जायदाद पूरी हिबा कर दी है तो उसको चैलेंज आप कोर्ट में जाके कर सकते हैं और बाकी बराबर हिस्सा बाकी भाइयों को मिल जाएगा। तो सर आपका दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है आपकी टिकटॉक की वीडियो के नीचे ही है। भाई साहब करते हैं, उनका नाम है उर्फ चौधरी SB उनका प्रोफाइल नेम है, और वो सवाल करते हैं कि मेरे वालिद साहब मरहूम ने 18 नवंबर 2007 को अपनी तमाम जायदाद जो कि पिंड हाशिम खान में है 17 कनाल 18 मरले ज़मीन अपनी दूसरी बीवी मस्मात सुल्तान की बीबी के नाम कर दी थी, हिब्बा बख्शिश कर दी थी, जिससे मैं वालिद साहब की जायदाद से विरासत से मरहूम हो गया। अब वालिद साहब भी वफात पा चुके हैं और उनकी दूसरी बीवी मस्मात सुल्तान भी वफात पा चुकी हैं। जी उर्फ चौधरी साहब, बात यह है कि आपके वालिद साहब आप कह रहे हैं कि आपकी जो दूसरी माँ थी, दूसरी शादी उन्होंने की थी, उनके नाम पे जायदाद हिब्बा कर दी थी। अभी वालिद साहब भी फौत हो गए हैं तो आप बिल्कुल उसमें आपका पूरा हक बनता है, पूरा हिस्सा है जितना आपको शरीयत के हिसाब से मिलेगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसको चैलेंज करने के लिए क्योंकि वालिद साहब भी फौत हो गए, जिनके नाम पे हिब्बा की गई थी वो भी वफात पा गई, तो इतना लंबा आपके लिए मसला नहीं होगा। आपको आराम से शरीयत के मुताबिक आपको हिस्सा मिल जाएगा। वो आपको कोर्ट तक भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पेश आए तो कोर्ट में एक हल्का सा दावा दायर होगा और केस आपके हक में ही आ जाएगा और आपको आपका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब करते हैं आपकी उस वीडियो के नीचे जिसका नाम है, जो वीडियो थी आपने बनाई शजर नसब पता करने का तरीका, उसके नीचे कमेंट है टिकटॉक पे कि भाई के प्रोफाइल का नाम है मीम हे रे स्वाद अलफ हे बे, इस तरह का कुछ नाम है। और भाई सवाल करते हैं कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी ना हो वो शजरा कैसे पता करे? एक तो ये सवाल भाई करते हैं और दूसरे एक और भाई हैं जिनका नाम है सफ्तर मलिक साहब। ये करते हैं दे बेचारे कमी की करन जिन्हें घर टप्पा भी कोई नहीं। अच्छा, शजराना साहब ये वीडियो बनाई थी जिसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि बेचारे कमी की करन जिन्हें तो कोई टप्पा ही नहीं, मतलब कोई ज़मीन ही नहीं है। किसी मतलब कमी बिरादरियाँ होती हैं, मोची नाई ये वो, उनकी ज़मीन होती नहीं है, या फिर किसी का खसरा नंबर नहीं है, किसी की ज़मीन नहीं है। कुछ 4-5 कमेंट इस तरह के आए थे। देखिए अब शजराना साहब जिस तरीके से मैंने बताया था कि मुहफ़्फ़ज़ खाने से जाके मालूम करना है, माल खाने से मालूम करना है, उसके लिए तो एक वेरिफिकेशन, एक पहचान चाहिए होती है। खसरा नंबर से ही उसको ढूंढा जा सकता है। अगर वो नहीं है किसी का तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन नादरा होता है। नादरा से भी आपको काफ़ी हद तक रिकॉर्ड मिल सकता है, आप जाके ले सकते हैं अपना शजराना नसब। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपकी उसी वीडियो के नीचे जो मैंने अभी बताया उसी के नीचे सवाल करते हैं कि ए खान सवाती साहब कहते हैं मुहफ़्फ़ज़ खाना जाके पहले माल दोगे फिर काम होगा।
खान सवाती साहब, यहाँ पे कमेंट आपने किया कि मुहफ़्फ़ज़ खाना में पहले जाके माल दो और फिर काम होता है, तो ऐसा ही है। पाकिस्तान में हर इदारे में यही होता है कि रिश्वत देनी पड़ती है और आपका काम होता है। और मुहफ़्फ़ज़ खाने में ना रिश्वत क्या, आपको टरखाया ज़्यादा जाता है। रिश्वत आप देना भी जाएँ तो आपको टरखाया जाता है कि इस सन से पहले का रिकॉर्ड तो जल गया है। अब मसला ये है कि रिकॉर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कई फाइलें खंगालनी पड़ती हैं, काफ़ी वहाँ ढेर लगा होता है फाइल्स का, तो उनको खंगालना पड़ता है। तो हमारा तो सरकारी इदारों में जितने भी सरकारी लोग बैठे हैं बड़े हड्ड हराम होते हैं, बस जाते हैं, टाइम पास करते हैं, छुट्टी कर जाते हैं। उनको जब ढूंढना पड़ता है तो मौत आती है। तो छोटी मोटी रिश्वत वो मानते भी नहीं हैं, टरखा देते हैं अक्सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंग सज्जनरसा वाली वीडियो के नीचे है। ये आपका सवाल भाई साहब करते हैं, वही हैं ए खान सवाती साहब। जिस बंदे के अजदाद किसी दूसरे इलाके से हिजरत करके आए हों और फिर नए इलाके में ज़मीन भी ना हो, फिर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक खान सवाती साहब कमेंट करते हैं कि अगर कोई शख्स के अबो अजदाद जो हिजरत करके आए हैं और ज़मीन भी नहीं है तो फिर कैसे शजरा नसब मालूम करेंगे? अच्छा, कोई हिजरत करके आए पर ज़हीर पाक व हिंद में ही हिजरत हुई है, इंडिया से लोग पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया गए हैं, तो RL2 का एक मैंने जिक्र किया था, रजिस्टर लैंड 2, कि अगर कोई शख्स इंडिया से हिजरत करके आया तो उसका वहाँ से रिकॉर्ड मंगाया गया था, अल्टरनेट यहाँ पे ज़मीन दी गई थी। चले, अगर RL2 से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, हो सकता है आपके आबा अजदाद को भी ज़मीन इशू की गई हो, RL2 से आप जाके अपना रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी ज़मीन इशू नहीं की गई और शजरा नसब जो है उसका फिर कोई और तरीका सिर्फ नादरा ही बचता है, नादरा से आपको काफ़ी रिकॉर्ड मिल जाएगा। बाकी मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेज़ ने 3 दफ़ा मरदमशुमारी भी की है 80s की दिहाई में, इसके अलावा 1905 में 2 दफ़ा, 80s में एक दफ़ा, 1905 में मरदमशुमारी हुई है। तो उसके अंदर भी जो रिकॉर्ड RL2 में है उसमें कौमें भी दर्ज की गई थी और सारा डिटेल्स दर्ज की गई थी, तो वहाँ से रिकॉर्ड मिल जाएगा RL2 से। अच्छा सर, तो ये एक भाई का क्वेश्चन है कि राजा अरसलान जंजुगा साहब कहते हैं कि तहसील या ज़िले की कचहरी यानी मुहफ़्फ़ज़ खाना कहाँ होता है, ये ज़रा बता। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी शजरा नसब कैसे मालूम करें, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपकी जो ज़िला की कचहरियाँ हैं वहाँ पे एक मुहफ़्फ़ज़ खाना होता है, माल खाना होता है, वहाँ से जाके आप शजरा नसब मालूम कर सकते हैं। तो ये राजा अरसलान जंजुआ साहब ने कमेंट किया है कि ज़िला की कचहरियों से या तहसील की कचहरियों से, तो वो ज़िला की कचहरियों में ये मुहफ़्फ़ज़ खाना मौजूद होता है, वहाँ से आपको ज़िला की कचहरियों से ये रिकॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भाई साहब करते हैं हादी खान। हादी खान कहते हैं कि फरासतदारी में हिस्सा बेटी के नाम पे चढ़ जाए तो उसका कब्ज़ा कैसे भाई से लें, जे अगर भाई ना दे तो? ये कमेंट है जी, विरासत की तकसीम हुई है, बेटे के नाम पे हिस्सा चढ़ गया है, लेकिन अब जो भाई हैं कब्ज़ा तो भाइयों के पास था, भाई कब्ज़ा नहीं दे रहे, तो देखें बेटी का शरीयत ने एक हिस्सा मुकर्रर किया है। बड़ा आसान तरीका, आप अगर इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं उनसे बात करें कि बेटी को जो है हिस्सा इसका विरासत में लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, लेकिन कब्ज़ा नहीं दे रहे, तो ये कब्ज़ा तो वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग भी लेके दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब शरीयत हिस्सा दे रही है एक बेटी को तो भाई कब्ज़ा किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर आप के वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की बात वो नहीं सुनते, नहीं मानते, तो आपके पास कोर्ट का बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। सिविल कोर्ट में आप एक पिटीशन फाइल करें और पहली या दूसरी तारीख में ही फैसला हो जाएगा और कोर्ट जो है उस कब्ज़ा को छुड़वा के देगी। वैसे समझ नहीं आ रही आज होस्ट क्यों चेंज किया गया है? भाईजान असी होस्ट इस वास्ते चेंज किया है कि भाईजान उन्होंने खारिश लग गई है, वो कदे कच्छा च ते कदे सेरे च, सेरे ते कदे कच्छा च, इस वास्ते असं रिजेक्ट करके पासे कर चले। वाह, क्या पर्सनैलिटी है साड़ी नवे होस्ट दी। इतना खास तो नया होस्ट भी नहीं है। नहीं मतलब इतना खास कोई नहीं, मेरा कि नग वादा पिया, मेरे दिल दे 2 हाल चल दे, मैं सिर डिंगा, मेरा चवला ना मानिए करो, मैं भी तो सही होस्टिंग कर रहा। वैसे ठेकेदार साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है नवे होस्ट के बारे च? यार नवा होस्ट माशाल्लाह बेहतरीन बंदा है, यकीन मान देंदा मुँह वही है जिवें फिटे मुँह। नवे होस्ट की एक और भी गल है, बड़ा VIP बंदा है, ये बाल वेख लो, यकीन मान जिवें कुत्तियां पराली खिला रही होंदी। अच्छा दूई गल है यार, मैं भैन पुराना बंदा है यार, ओवर बदतमीजी हो जैसे, चल बस कर। ठेकेदार साहब हर सेगमेंट दे आखिर तुम मैं नहीं नाप लैंदे हो, ठीक है छोड़ो, फिर अगले सेगमेंट की गल होती है। तो नाजरीन इस सेगमेंट काम करते हैं यहीं पे इख्तिताम, तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अवेयरनेस विद ESM, जिसमें हम आपको जितनी भी आजकल नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, आपने इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं।
जी तो नाजरीन, ये जो अवेयरनेस वाला हमने सेगमेंट रखा हुआ है, अवेयरनेस विद ESN, इसके बड़े फ़ायदे हैं और ये स्पेशली हमने पेरेंट्स के लिए रखा है ताकि पेरेंट्स खुद पहले अवेयर हों जो चीज़ें आजकल हो रही हैं हमारे माशरे में, और फिर अपने बच्चों पे नज़र रखें ताकि वो बिगड़े नहीं। तो 90s की जो मूवीज़ हैं ना, ये हर बंदा मानेगा एवरग्रीन मूवीज़ हैं। जो सॉन्ग्स हैं 90s के एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, तो इन मूवीज़ ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज भी अगर आप देखें तो एक फिटनेस देखें बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग जिम का बड़ा रुझान चल रहा है, लेकिन वो जिम जो है हमारे लिए बड़ा एक ख़तरे का बायस बन चुका है। हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है, मेडिकली भी और फिज़िकली भी। अच्छा, फिज़िकली एक मसल्स तो उनके गेन हो जाते हैं, लेकिन मेडिकली वो नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो इस पे मज़ीद जो है ना रोशनी डालेंगे हमारे वामिक साहब, क्योंकि ख़ुद ये एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और यंग हैं, इस चीज़ को बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी वामिक साहब, आपका क्या ख्याल है, ये आजकल जो जिम में हो रहा है, क्या ये इनकी डाइट क्या है और क्या ये खा पी रहे हैं और क्या नुकसानात हो रहे हैं? बिल्कुल सर, ये जैसे आपने बताया 90s की मूवी के अंदर जब कोई हमारा होते थे जो आशिक़ नामुराद जिनको हम लोग कहेंगे, कोई भी आशिक़ नामुराद हुए जिसको धोखा वगैरह मिल गया, वो भाई जा रहे हैं जिम वगैरह कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा जिम करना बुरा है या अपनी फिटनेस का ख्याल रखना बुरा है, लेकिन आजकल जो हमारी जो यूथ के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है ना, अपनी बॉडी बनाना, उसको बहुत ज़्यादा ग्रूम करना ताकि लड़के इम्प्रेस हो, या लेट्स सपोज आजकल भी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई इस तरह का उनके साथ जैसे ब्रेकअप वगैरह हो रहे हैं कुछ, तो वो भी जाके जिम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ये चीज़ें एक जो है ना बाप का पता नहीं, मैं इनको क्या ही बोलूँ। अच्छा, जिम करना बुरी बात नहीं है, अपने बॉडी बनाना, बट एक नेचुरल तरीके से बनाए, वो एक डिफरेंट थिंग है। जिम करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी। जो आजकल के जो ट्रेनर वगैरह है ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ किस तरह, क्योंकि ये लोग उनको सप्लीमेंट्स की तरफ लेके आ रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मैं भी अगर जिम में जाऊँगा ना, मैं बोलूँगा भाई मुझे अपनी बॉडी ग्रूम करनी है, वो मुझे नेचुरल डाइट नहीं बताएगा। अगर नेचुरल डाइट बताएगी भाई आप फ्रूट्स खाओ, आप मिल्क पियो, मतलब आप इस तरह की नेचुरल चीज़ें लो, पहले अपने आप को बल्क करो, फिर आप उसके ऊपर अपनी जो है ना बॉडी के ऊपर जो एक मेंटेनेंस का पूरा प्रोसेस होता है उसको शुरू करो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपना मंजन बेच रहा है टोटली चुप करके, क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटीन पाउडर की तरफ लेके आ रहे हैं, और उनको जो हमारे इंजेक्शन वगैरह आते हैं सप्लीमेंट्स, और जो हमारे इंजेक्शन वगैरह आते हैं स्टीरॉइड्स, इनकी तरफ ले आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना जो है हमारी जो बॉडी जो ग्रूम हो जाती है, आपकी वक्ती आपकी बॉडी ग्रूम हो गई, लेट्स सपोज चेस्ट आपकी उभर गई, आप चौड़े हो गए, आपके बाइसेप्स वगैरह बन गए, लेकिन वो भी नहीं, वो आपकी एक इंतहाई बेढंगी सी बॉडी हो जाती है। वो आपकी बहुत एक बेढंगी सी बॉडी हो जाती है। मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी देख रहा होता हूँ, इतने उनके, और वो डोले फूले हुए, और ये बहुत अजीब लगता है ये चीज़। आप नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग करें, अपने आप को ग्रूम करें, सुबह मॉर्निंग जो है रनिंग करें, फिटनेस के लिए अपनी जो है वेट गेनिंग वगैरह करें, वो चीज़ें ठीक हैं। बट जो प्रोटीन पाउडर आजकल ले रहे हैं, हर दूसरा बंदा प्रोटीन पाउडर ले रहा है, आते हैं भाई बड़े बड़े चम्मच भर के ऐसे हाथों से प्रोटीन, इतना प्रोटीन ले रहे हैं, इतना प्रोटीन ले रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और उससे क्या क्या होता है, इससे अच्छे प्रोटीन लेने से ना वक्त आपकी बॉडी बन जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए, अभी तो फिलहाल हम लोग एक यंग एज में, हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, इतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, शादी हो गई या आपने जिम किसी वजह से आपकी जिम छूट गई, आपकी बॉडी लटक जाएगी, आपका पेट लटक जाएगा, जो आपकी चेस्ट उभरी हुई होती है जो प्रोटीन की वजह से उभरी है वो लटक जाएगी। उसके अलावा आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लेने से। दूसरा एंजाइटी इश्यूज आपके हो जाते हैं, दूसरा आपके बाल गिरना, और ये बहुत सारी आपको ना बीमारियाँ डिफरेंट इसकी वजह से लग सकती हैं। तो इन चीज़ों से सेफ रहें, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी बिल्डिंग करें। जो अपना नेचुरल प्रोसेस है ना, जैसे दूध पीना हो गया, फ्रूट्स खाएं और नेचुरल चीज़ें खाएं, इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी बॉडी बिल्डिंग करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा। बट हाँ, ये जो प्रोटीन वगैरह है इन चीज़ों से बचें। ऑडियंस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपको पता है जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं इस वक्त कराची में ले लें, किसी भी जगह पे, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ी जड़ है इन मुसीबतों की, इन सारी बुराइयों की, और इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लेंगे हमारे वामिक साहब। वामिक साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, बताएं इसके बारे में। हाँ यार शहबाज, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल अगर मैं ये बोलूँ ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, अगर हम लोग बोले ना टॉप नंबर 1 की जो प्रॉब्लम इस वक्त है, वो है ये अनएम्प्लॉयमेंट। नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही। अच्छा, लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है शुरू से, अगर मैं बताऊँ ना, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस माइंडसेट पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मोस्टली होते हैं वो यही करते हैं कि यार हमने नौकरी करनी है। आजकल शर्तिया, मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ, आप किसी भी फर्म में नौकरी लेने जाएँ, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी रही है तो आपको उसके अंदर सैलरी इतनी मिलेगी कि आप जस्ट अपना आने जाने का कन्वेंस का खर्चा ही पूरा करोगे। तो ये आजकल इस वक्त इतना बड़ा मसला चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का,
कहीं नौकरी नहीं मिलती, नौकरियां हैं ही नहीं भाई। और हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की, इस वक्त अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर जीडीपी आप खोल के देख लें पाकिस्तान की, बड़ा गर्क हुआ पड़ा है इस वक्त पाकिस्तान का। दूसरा कोई नौकरी दे नहीं रहा। लोग क्या कर रहे हैं मोस्टली, जो ज़्यादातर अगर मैं अपना जो बताऊँ, लेट्स सपोज जैसे 45 प्लस हमारी एज के बंदे अगर लगा लो, क्या करते हैं, बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे, बेगम की ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पा रहे, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, या दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और अगर हमारी यंग जनरेशन की तरफ चले जाओ, 20 प्लस या हमारी एज फेलोज के हो गए, वो क्या करते हैं, उन्होंने भाई एक गन रखनी है, डकैतियाँ, या तो डकैतियाँ करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, जुआ खेलने लग जाएंगे कि भाई किसी तरह जल्दी तरीके से पैसा आ जाए। हर उल्टा काम जो हर तरीके से इलीगल वे में पैसा कमा सकते हैं ना, वो उस तरह पैसा कमाने की पूरी कोशिश करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में चल रही है, इसका क्या बताऊँ। इसके ऊपर मजीद रोशनी थोड़ी सी सर भी डालेंगे, तो सर से भी इसके ऊपर थोड़ा सा ओपिनियन लेते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। बिल्कुल शहबाज और वामिक, बात आप दोनों ने ठीक की है। इन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसके पीछे कभी किसी ने रीज़न देखने की कोशिश की है? सबसे पहला रीज़न हमारा स्कूलिंग सिस्टम। हमारे स्कूल में बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अच्छा अगर एक बच्चा ना मैट्रिक तक कुछ भी नहीं सीखता सिवाय डिसिप्लिन के, डिसिप्लिन वो बिल्कुल सीख जाता है या सोशलिज्म सीख जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं सीखता। जो सीखता है साइन थीटा। अब मेरी इस वक्त एज आप देखिए 35 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन मैंने तो कभी साइन थीटा का यूज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। मेरे साथ ठेकेदार अकरम साहब बैठे हैं, 50 अबव हैं, इधर मेरे साथ अली अरशद साहब बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ किया है? कभी नहीं किया। हमें उलझाए ही उन चीज़ों में जा रहा है। हालांकि मैं तो कहता हूँ स्कूल में एक जो सब्जेक्ट है ना, वो बिज़नेस का ज़रूर होना चाहिए, जिसमें बिज़नेस सिखाया जाए। अगर हम देखते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, इसराइल को देख लें आप, इसराइल का स्कूलिंग सिस्टम खाली देखें कि किस तरह वो एक बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह उसका ब्रेन वॉशिंग हो रही है और किस तरह उसको बिजनेस माइंड दिया जा रहा है। हमारे मुल्क में ये कतल नहीं किया जा रहा। इसके बाद जब एक बच्चा मैट्रिक कर लेता है ना, तो उसका अव्वल तो मैट्रिक पे ही वो अपनी स्टडीज़ को स्टॉप कर देता है। अगर कोई पढ़ता भी आगे तो उसके वालिदैन सुबह शाम उसके दिमाग में एक ही चीज़ डाल रहे हैं कि मेहनत करो, पढ़ो, कोई अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। अब जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो वो नौकर ही रहेगा। ये तो एडमिन सीट्स हैं, अगर कोई एडमिन स्टाफ में जाएगा तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की वाकई ही कमी है। लेकिन अगर एक बंदे का माइंड सेट अच्छा है, बिजनेस माइंड सेट है, तो सेल्स के कई शोबे हैं हमारे पास। अच्छा जैसे ये हमारी अपनी कंपनी देख लें, स्टेट से मार्केटिंग, इसमें ये देखें तैयब बच्चा है हमारे पास, 20 ईयर, जस्ट 20 साल उम्र है, लेकिन महीने के एक अच्छा अर्न कर रहा है। मैट्रिक की है, अब आगे अनएम्प्लॉयमेंट का रोना नहीं रो रहा। कम अज़ कम इसका माइंड सेट क्लियर है, यहाँ आके बैठ गया है, प्रॉपर्टी सीख रहा है, जैसे सीख रहा है, लेकिन एक अच्छी माहाना इनकम इसकी जनरेट हो जाती है। अच्छा अब ये जुनैद है हमारे साथ, जुनैद की उम्र जस्ट 24 ईयर्स है, लेकिन माइंड सेट क्लियर है, पॉजिटिव माइंड सेट, बिजनेस माइंड सेट। यहाँ ज्वाइन किया, हमें प्रॉपर्टी का इल्म सीख भी रहा है, साथ सेल्स करके एक अच्छी माहाना इनकम जनरेट कर रहा है। अब ये वामिक आप देखें, जस्ट 20 ईयर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सुबह यूनिवर्सिटी होता है, शाम 4 बजे ज्वाइन करता है, सैटरडे संडे फ्री होता है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है, फुल डे अपना यहाँ दे रहा है, काम भी सीख रहा है, लेकिन अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। उसके बाद फिर ये शहबाज को देखें, जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल उम्र है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज से आके यहाँ पे ज्वाइन होता है, प्रॉपर्टी सीख भी रहा है, एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहा है। फिर अच्छा ये हमारे साथ ठेकेदार अकरम साहब मौजूद हैं, जो 50 अबव एज है इनकी, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, और फिर यहाँ हमारे साथ प्रॉपर्टी कचहरी में भी ज्वाइन होते हैं। फिर अली अरशद साहब हैं, 38 ईयर ओल्ड इनकी उम्र है तकरीबन, अपनी अलग एक जॉब भी है, उसके बाद भी पार्ट टाइम हमें ज्वाइन किया हुआ है प्रॉपर्टी, और अच्छी इनकम एक जनरेट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का रोना यहाँ जिसका माइंड सेट क्लियर है ना, जो मेहनत करना जानता है, हार्ड वर्किंग जानता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो ही नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव रोल किरदार जो है ना, नेगेटिव रोल वो अदा कर रहा है आज़ाद चाय वाला। अच्छा जिन लोगों में कुछ शऊर है, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क ये कर रहा है। आप इसकी वीडियो उठा के देखें, एक बंदा एक ही फील्ड का चैंपियन होता है, एक ही फील्ड का एक्सपर्ट होता है। एक फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए एक बंदे को 10,000 घंटे प्रैक्टिकली हाथ से उसमें काम करना ज़रूरी है।
उस फील्ड में अगर एक बंदा 10,000 घंटे काम कर लेता है तो फिर वो उस फील्ड का चैम्पियन कहलाता है, एक्सपर्ट कहलाता है। अब 10,000 घंटे अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ, 3 घंटे अगर एक बंदा अपने हाथ से एक फील्ड में काम कर रहा है तो उसको 10 साल लगते हैं उसका एक्सपर्ट होने के लिए। 6 घंटे कर रहा है तो फिर 5 साल, 9 घंटे कर रहा है तो 2.5 साल में वो जाके एक्सपर्ट होता है एक फील्ड का। तो फिर वो जो अपने अंडर शागिर्द लेता है ना, उसको भी उसी तरह ट्रेन करता है, वो शागिर्द कामयाब होता है। आज़ाद चाय वाला क्या कर रहा है, मुझे ये बात मेरी समझ से बालातर है। एक वीडियो उठा के देखिए 15 बिजनेस के तरीके। ओ भाई 15 बिजनेस तुमने वो किए हैं अपने हाथ से, तुम्हारी कितनी एक्सपर्टीज़ है उस बिजनेस में। अच्छा अगली वीडियो उठा के देखिए 35 तरीके, बस तरीके बताता जा रहा है, बिजनेस बताता जा रहा है। भाई इनको एक्सपर्ट बनाओ। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी यूथ से कि कोई देखें, एक उस्ताद ढूंढें, एक फील्ड सेलेक्ट करें और उस फील्ड पे अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर दें और उस फील्ड के चैम्पियन बन जाएं। जब चैम्पियन बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होगी आपकी, और हद से ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये एक तो इनसे बचें, या आज़ाद चाय वाला जैसे लोगों से, और एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर है लेकिन उसका तोड़ भी मौजूद है। जैसे ये मिसालें मैंने आपके सामने दी हैं, अभी तक बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं। इसी तरह फीमेल स्टाफ है मेरा जो बच्चियाँ हैं, जस्ट मैट्रिक किया है, इंटर किया है और यहाँ पे जॉइंड हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रोना नहीं रो रही, बहुत अच्छा कमा रही हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। जी बिल्कुल सर, बेहतरीन आपने समझाया। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आजकल हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और स्टेट से मार्केटिंग जैसे आप बता रहे थे कि एजेस कम है, और जी बिल्कुल बहुत अच्छा सिखा रहे हैं यहाँ पे हमको। स्टेट से मार्केटिंग में रियल एस्टेट सिखाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं होता कैमरे के सामने बोलने का, तो वो भी प्रॉपर्टी कचहरी में यहाँ बैठा के उनसे वीडियोज़ वगैरह बनवाई जाती हैं, तो उनसे कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम है। जी हमारा साथ आपके साथ यहीं तक था सिर्फ इस सेगमेंट में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है पोएट्री विद ESM। तो चलिए इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। तो आज के इस सेगमेंट की पहले शेर की रिक्वेस्ट हम सर से ही करते हैं कि सर अपना पहला शेर सुना के सेगमेंट का बाकायदा आगाज करें। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो अगला शेर मेरा सुन लो वामिक, तुम भी सुन लो। मेरा अगला शेर है, छोटा सा शेर है। शेर ये है कि तेरी कायनात में ऐ खुदा, तेरी कायनात में ऐ खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। वाह वाह शहबाज, क्या कहने, ऐसा कोई मिला नहीं। मैं भी नहीं शुरू करूं दोबारा? एक्शन। वाह यार शहबाज, कमाल कर दिया, ऐसा कोई मिला नहीं। मेरा भी शेर सुन लो। मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार कर। वाह मामिक, बहुत खूब, बहुत वाह मामिक यार, जबरदस्त। मैं बुजुर्गाने दीन दा बुल्ले शाह सरकार दा शेर है कि मक्के गया गल मुकदी नहीं ते भावें 100 जुमे पढ़ आइए। हिंदुओं वास्ते आख्या ने कि गंगा गया गल मुकदी नहीं ते भावें 100 गोते खाइए। अगे सरकार फरमाया कि बुल्ले शाह गल ताइयां मुकदी जदों मैं मनो मुकाई। वाह ठेकेदार साहब, वाह क्या ठेकेदार साहब, वाह क्या खूब इरशाद फरमाया आपने। इसके साथ मैं भी एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगा कि जब तुम ही हो मेरे मद्दे मुकाबिल तो फतह कैसी, जाओ हम सारे खुशियां वार गए, हम हार गए। वाह वाह जुनैद, जबरदस्त। हम हार गए, हारे नहीं, ये तुमने जीत दिखाई है। वाह यार वाह, जबरदस्त यार। वाह जुनैद वाह, क्या शेर सुनाया तूने। तो मेरा भी एक शेर सुन। तोड़ के दिल लोग लोगों का, तोड़ के दिल लोग लोगों का, बाद में मर्जी खुदा की बता देते हैं। क्या बात, बहुत खूब। वाह यार वाह, जबरदस्त। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं ठेकेदार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और ठेकेदार साहब की आवाज बड़ी शानदार है। तो चलें इनसे एक गाना सुनते हैं। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगे, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगे, झलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, हजे सोचनिया की गल कहनी है, हजे सोचनिया, हजे सोचनिया की गल कहनी है,
ਉਹਨੇ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣੀ ਏ ਗੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ जबरदस्त। वाह जी वाह ठेकेदार साहब, क्या खूबसूरत आवाज है। नाजरीन, तो आपको भी जैसा पता चल गया होगा पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिसकी जिंदा एग्जांपल जो है हमारे ठेकेदार साहब हैं। तो ठेकेदार साहब इसी सुरीली आवाज में एक दौड़ा भी सुना दें। ओ मैनू घर सदवा के झिड़किया सू की चन मई अकल दनाई नहीं कुछ मंदा चंगा आखिया सू गल दसन दे काबिल काई नहीं कुछ सोच लेंदा मेरे घर आया संग दिल नु गैरत आई नहीं तुम आक चामिना सो जाने होंदी सजना नाल लड़ाई नहीं ओ सावल पतना ते खत नहीं लिखिया नया कागज वतना ते असी बन गए तमाशा हम दुनिया दा असी बन गए तमाशा हम दुनिया दा दीदार तमाशा कर छड़िया असी बन गए तमाशा हम दुनिया दा दीदार तमाशा कर छड़िया असी बन गए तमाशा। ठेकेदार साहब क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह ठेकेदार साहब, क्या खूबसूरत आवाज है आपकी। तो चले नाजरीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फनी पोएट्री विद ESM। तो फनी पोएट्री विद ESM का बाकायदा आगाज करते हैं। पहला शेर मैं अर्ज करूंगा वामिक साहब से, ये सुना है। अब फनी मुशायरे के पहले शेर की दरख्वास्त कर ही दिया तो पहला शेर आज का ये है कि मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना, मैं मोहब्बत में खयानत नहीं करता वरना उसकी एक सहेली भी बड़ी प्यारी है। तरस जाओगे मेरे दीदार को 1 लाख रुपये दे के भी। वाह 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 वाह, क्या बात। तो वामिक शेर सुनो। शेर ये है कि ना चाहते हुए भी मेरा महबूब मुझसे रूठा है, कि ना चाहते हुए भी मेरा महबूब मुझसे रूठा है, इस मामले में हर बंदा झूठा है। अगर हमारे सारे ही हुक्मरान ईमानदार हैं तो, अगर हमारे सारे ही हुक्मरान ईमानदार हैं तो हमारा मुल्क क्या सबा लोड वाली ने लूटा है। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। तो सर, पहली अपडेट ये है कि जो प्रॉपर्टी नामा के CEO हैं मोहम्मद इस्माइल खान साहब, वो अगवा हो गए हैं। उसके बारे में थोड़ा तफसीलात से आगाह कर दें। जी बिल्कुल शहबाज, बहुत दुख और अफसोस की ये खबर है। 16 नवंबर 2023 को इस्माइल साहब जो कि CEO हैं प्रॉपर्टी नामा ग्रुप के, दिन दिहाड़े गाड़ी पे फायरिंग की गई और उनको किडनैप कर लिया गया। अब अगर देखा जाए तो मोहम्मद इस्माइल साहब का बड़ा रोल है इस पाकिस्तान की इकानमी में। देखिए, वो कोई पैदाशी लैंडलॉर्ड नहीं थे, जीरो से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे डेवलपर पाकिस्तान में उन्होंने बन के दिखाया है और पाकिस्तान की मुईशत में, इकानमी में बड़ा अहम रोल अदा किया है। मतलब सैकड़ों उनके ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं जो वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहे हैं और पाकिस्तान की मुईशत मुस्तहकम हो रही है। लेकिन अब ये जो भी गिरोह है दिन दिहाड़े अगवा किया। अच्छा, फिर शुरू में तो पता ही नहीं था क्या था। अच्छा, स्टार्ट में फैमिली ने भी इस चीज़ को हिडन किया। रिपोर्ट इत्तलात तो हमें भी मिल चुकी थी, लेकिन जब फैमिली हिडन कर रही थी तो हम इस पे बोले नहीं। जब फैमिली ने उसको एक पोस्ट किया सोशल मीडिया के, तो उसके बाद मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ के मसम्मत की। हर एक रियल एस्टेट कंपनी ने एक वीडियो कम अज कम बना के अपने तौर पे अपलोड की और काफ़ी मसम्मत की। अच्छा, अब 16 नवंबर से ये गायब थे मंजर आम से, कुछ पता नहीं था। फिर बाद में जो हमें इतलात मौसूल हुई, अपडेट मौसूल हुई कि अगवा बराए तावान का ये केस था और जो एक तावान डिमांड किया गया वो अरबों में था।
अब फिर सेटलमेंट इनकी हुई आई थिंक 50 करोड़ में, कुछ पार्शली पेमेंट भी चली गई। तो अब मैं यहाँ पे अपने इदारों को मुखातब करूंगा कि ये क्या एक बिजनेसमैन के मुंह पे चमाटा नहीं है? क्या कोई यहाँ पाकिस्तान में खुल के बिजनेस कर सकता है? जब ये हालात यहाँ पे हो गए तो कौन खुल के बिजनेस करेगा? कैसे पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी? फिर कई ऑप्शंस बंदे के माइंड में आते हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, यहाँ खुल के बिजनेस नहीं कर सकते। दिन दिहाड़े अगर कोई अच्छा कमा रहा है, अच्छा रोल अदा कर रहा है, उसका अगवा कर लिया जाता है, इदारे हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं। आज देखें 12 तारीख हो चुकी है दिसंबर की, जब हमारा ये प्रोग्राम शूट हो रहा है, लेकिन बाजियाब नहीं करवाया जा सका मोहम्मद इस्माइल साहब को। इदारों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। हम रियल एस्टेट सेक्टर वाले मिलके इस्माइल भाई के लिए इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं 50 करोड़। आप बराए मेहरबानी, उनकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिफाजत और उनकी जिंदगी को महफूज करते हुए उनको बाजियाब कराएं कम अज कम। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर नेक्स्ट अपडेट ये है, 2024 की अपडेट ये आ रही है कि 2024 में जो प्रॉपर्टी मार्केट है ये मुस्तहकम होगी। जैसे कि आपने देखा पहले भी डाउन चल रही है, 2024 में ये मुस्तहकम होगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी शहबाज, बिल्कुल काफी अरसे से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन चल रही है, बल्कि क्रैश ही चल रही है। इसमें एक तो ब्लैक मार्केट का बड़ा रोल रहा है इसको डाउन करने में, दूसरा फिर बैंकिंग सेक्टर। अब अगर हम देखें तो शरह सूद पहले बहुत कम थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। शरह सूद आप देख ले तो 6-7% थी, लेकिन अब वो बढ़ा के 20% तक कर दी गई है, और कुछ बैंक तो 22% तक चले गए। और तीसरी चीज पाकिस्तान की इकानमी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इकानमी मजबूत हो रही है। अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा अभी जो हालिया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्शन लिया, उससे एक तो डॉलर जो है काफी हद तक नीचे आया, फिर दूसरा सोना जो होता है गोल्ड, उसकी कीमतें ठीक ठाक नीचे आई। फिर कारोबारी तबके के साथ बड़ा इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया, कारोबारी तबके के साथ मीटिंग्स की और उनको यकीन दहानी दिलाई कि आप इन्वेस्ट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, महफूज होगी। और यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ज़रा ये तकाजा करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोटेक्शन दी जाए इस मुल्क में एक बिजनेसमैन को। जो प्रॉपर्टी नामा ग्रुप के सीईओ इस्माइल साहब के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन अब इलेक्शन भी आगे करीब है, इलेक्शन की भी तैयारियां हो रही हैं। तो इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी सिर्फ उठेगी नहीं, प्रॉपर्टी अपने पीक पे होगी इंशाल्लाह। और फिर जो है ना, आजकल जितनी डाउन चल रही है, एक आम आदमी के बजट से प्रॉपर्टी बाहर हो जाएगी, ये मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। एक अच्छी अपडेट है। अक्सर में हमारी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये भी है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना, प्रॉपर्टी डाउन है जी प्रॉपर्टी से दूर भागो, प्रॉपर्टी काट लेगी, प्रॉपर्टी जला देगी। तो ये एक मिथ है, गलत मिसकंसेप्शन है ये। अगर प्रॉपर्टी डाउन है तो उसमें इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि अभी आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, DHA सिटी कराची एक नॉर्मल प्लॉट की वर्थ 1 करोड़ है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 1 करोड़ अगर वर्थ है, लेकिन इस वक्त वो 45 लाख पे आया हुआ है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा 1 करोड़ में प्लॉट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, लेकिन 45 लाख में आज खरीद सकती हो। कल को जैसे ही प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अपने पीक पे जाएगी, तो आपने 55 लाख रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया है। तो प्रॉपर्टी डाउन है तो आप फायदा उठाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, ताकि कल अच्छे दामों उसको बेच सके, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन आप लोग अपनी ठीक कर लें। हमारे जितने भी सेगमेंट थे सब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। तो अभी हमारी प्रॉपर्टी कचहरी का भी इख्तिताम करते हैं सर की एक खूबसूरत सी एडवाइस के साथ। तो सर एडवाइस कर दें आज। अच्छा, आज की एडवाइस ये है, बहुत से लोग जो है ना इस बात पे यकीन रखते हैं, ये गुमान रखते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं कहता हूँ नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सपीरियंस इज पावर। नॉलेज तो हर शख्स रखता है। अब नॉलेज देखें, अगर कोई स्मोकिंग करता है उसके पास क्या नॉलेज नहीं है कि डेंजरस फॉर हेल्थ, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। बल्कि उस सिगरेट के पैकेट पे आप देखें तो एक तस्वीर भी बनी होती है और साथ लिखा भी होता है। लेकिन नॉलेज तो हर किसी के पास है, कोई अमल करता है उस नॉलेज पे। एक्सपीरियंस इज पावर। अगर एक बंदे को अल्लाह ना करे वो सिगरेट पीने से कोई भी मेडिकल इशू हो जाता है, उसको थोड़ा सा मुंह ही खराब हो जाता है, या गले का मसला या लंग्स का
मसला हो जाता है, कभी ज़िंदगी में वो उस सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाएगा। क्यों? अब उसके पास एक एक्सपीरियंस आ गया है कि वाकया ही सिगरेट पीने से ये नुकसानात होते हैं। तो नॉलेज पावर नहीं है, एक्सपीरियंस पावर है। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में अपना पूरा एक्सपीरियंस हासिल करें, एक्सपर्ट बने। आज़ाद चाय वाले की बातें मत सुने, वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। उसने कोई बिजनेस अपने हाथ से किए नहीं है। 35 बिजनेस बता रहा है, तो 35 बिजनेस आज़ाद चाय वाले ने किए हैं? क्या उन 35 बिजनेस का वो एक्सपर्ट है? नहीं है। लिहाजा हर फील्ड में चैंपियन बने, एक्सपीरियंस करें, नॉलेज पे इक्तफा ना करें। अगर नॉलेज पे इक्तफा होता तो एक डॉक्टर जब MBBS 4-5 साल की डिग्री करता है डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर वो कब बनता है? जब वो 1 साल 2 साल की हाउस जॉब कर लेता है। जितना डॉक्टर का प्रोफेशन वो हाउस जॉब में सीखता है वो 4-5 साल थ्योरी में नहीं सीखता, जब प्रैक्टिकली सब कुछ कर लेता है। तो नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सपीरियंस इज पावर। तो व्यूअर्स, आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम करते हैं। सर की खूबसूरत सी एडवाइस सुनाई है इसके साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रॉपर्टी कचहरी के नाम से, जहाँ पे हमारे हर हफ्ते 2 कचहरीज अपलोड होती हैं। तो हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। रहमान रहीम। माशाल्लाह मिनाज साहब बहुत ज़बरदस्त गाल कहती है, बहुत बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी आला गाल कहती है। एक्सपीरियंस भाईजान, आजकल जो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है ना, आजकल जो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है कि एक बंदे को, मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करूंगा, कि एक बंदे को मजदूरी पे आप लेके गए, मजदूरी पे जब लेके जाते हैं तो वो मेरी करंडी चलती हुई को देख रहा है कि ये करंडी किस तरीके से चला रहा है। जब वो करंडी चलती हुई देखता है तो फिर क्या करता है, वो दूसरे दिन खुद करंडी पकड़ लेता है, हालांकि उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं गारंटी से ये कहता हूं कि स्टेट सेफ मार्केटिंग में आप आए, मैं गारंटी से ये कह देता हूं आपको यहां से एक्सपीरियंस बेहतरीन मिलेगा। और VIP लोग हैं यहाँ, अच्छा मतलब आपको सबक मिल सकता है, यहाँ से बेहतरीन रास्ते मिल सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके का नहीं है कि ये जी 30 फलाना, ये 40 फलाना, ये बेवजह की बातें हैं। जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आपकी कामयाबी कुछ नहीं कर सकती। और मैं ये गारंटी से कहता हूं आपकी कोई कामयाबी नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। और यहाँ पे प्रैक्टिकल का बेहतरीन मौका है। स्टेट सेफ मार्केटिंग वाहिद कंपनी है कि जहां आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है और VIP मौका मिलता है।